वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की थोड़ी गहरी दुनिया में जा रहे हैं और ख़ास तौर पे हम बात करेंगे डिज़ाइन पैटर्न्स की। सुना तो होगा ही, ये अच्छे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज़रूरी माने जाते हैं और इसके लिए हमारे पास एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सोर्स है। माइक्रोसॉफ्ट लर्न पर एक आर्टिकल है। ये असल में समीर बजाज ने लिखा था जुलाई 2001 के MSDN मैगज़ीन के लिए। तो ये सी शार्प एप्लीकेशन आर्किटेक्चर में डिज़ाइन पैटर्न्स कैसे इस्तेमाल होते हैं, इस पे फोकस करता है। तो आज हमारी इस बातचीत का मकसद क्या है? हम समझना चाहेंगे कि ये डिज़ाइन पैटर्न्स आखिर हैं क्या चीज़, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और ख़ासकर सी शार्प में ये इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, और फिर कुछ मेन पैटर्न्स जैसे सिंगलेटन, स्ट्रैटेजी, डेकोरेटर वगैरह वो काम कैसे करते हैं। मतलब देखेंगे कि ये जो तरीके हैं ये सॉफ्टवेयर को ज़्यादा फ्लेक्सिबल और मेंटेनेबल बनाने में कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डिज़ाइन पैटर्न्स, ये टर्म तो बहुत सुना है, पर मतलब क्या है इसका? सोर्स कहता है कि ये सिर्फ कोड के रेडीमेड पीसेस नहीं हैं। बिल्कुल सही। सोर्स के हिसाब से डिज़ाइन पैटर्न असल में इंटरैक्टिंग क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का एक डिस्क्रिप्शन है, एक खाका है। ये किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बार बार आने वाली प्रॉब्लम के लिए एक फ्रेमवर्क या एक कह सकते हैं टेस्टेड सॉल्यूशन देता है। आसान भाषा में कहें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर बनाते समय कोई जानी पहचानी प्रॉब्लम आती है तो उसका एक सुझाया हुआ टाइम टेस्टेड तरीका है। ये वो सॉल्यूशंस हैं जिन्हें डेवलपर्स ने बार बार यूज करके परखा है। अच्छा, तो मतलब ये एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट्स और डेवलपर्स के तजुर्बे का निचोड़ है, जैसे किसी बढ़िया कुक की रेसिपी डायरी जिसमें मुश्किल डिशेस बनाने के सीक्रेट्स लिखे हों। हाँ, बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं आप। और सोर्स इस बात पे काफी जोर देता है कि स्क्रैच से कुछ नया बनाने की कोशिश करने से बेहतर है कि इन आजमाए हुए प्रूवन सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया जाए। ये पैटर्न्स असल में एक्सपीरियंस को इस तरह कैप्चर करते हैं कि हमें हर बार पहिया दोबारा ईजाद नहीं करना पड़ता। वी डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील। आजकल सॉफ्टवेयर बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, मतलब लाखों लाइंस ऑफ कोड। ऐसे में तो डिजाइन पैटर्न्स और भी जरूरी हो जाते होंगे। निश्चित रूप से। सोर्स यही कहता है कि सॉफ्टवेयर का डिजाइन फ्लेक्सिबल होना बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि क्लाइंट्स और यूजर्स की जो जरूरतें बदलती रहती हैं, नई रिक्वायरमेंट्स आती हैं, उन्हें आसानी से अकोमोडेट किया जा सके, और वो भी बिना किसी अनचाहे साइड इफेक्ट के, जिसे रिपल इफेक्ट कहते हैं। हाँ, कि एक जगह चेंज किया तो 10 जगह और चीजें टूट गईं। एग्जैक्टली। सोर्स कहता है कि जो रिजिड इनफ्लेक्सिबल डिजाइन होते हैं वो अक्सर बदलावों के प्रेशर में बिखर जाते हैं। तो डिजाइन पैटर्न्स एक फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर की नींव रखने में मदद करते हैं, और यही किसी भी अच्छे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की पहचान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें बाद में ऐप में नए फीचर्स जोड़ने हो या कुछ एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी बदलनी हो तो पैटर्न्स यूज करने से ये काम आसान हो जाता है, पूरे सिस्टम को छेड़े बिना। हाँ बिल्कुल, ये सिस्टम की एक्सटेंसिबिलिटी को बहुत बढ़ाता है। पैटर्न्स इस तरह बने होते हैं कि चेंजेस लोकलाइज्ड रहें, मतलब एक पार्ट में चेंज का असर दूसरे अनरिलेटेड पार्ट्स पर कम से कम हो। और हाँ, जैसा आपने कहा, मेंटेनेंस भी सिंपल हो जाता है क्योंकि कोड ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है, पढ़ने और समझने में आसान होता है। स्ट्रक्चर क्लियर हो तो बग्स ढूंढना और फिक्स करना भी आसान होता है। अच्छा, ये आर्टिकल स्पेसिफिकली सी शार्प की बात करता है। तो सी शार्प और डिजाइन पैटर्न्स का क्या खास कनेक्शन है? क्या सी शार्प में कुछ ऐसा है जो इन्हें इंप्लीमेंट करना आसान बनाता है? सोर्स के मुताबिक सी शार्प एक मॉडर्न लैंग्वेज है और इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी OOD को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। तो ये नेचुरली OOD को प्रमोट करती है। इसके जो सिंटैक्स हैं, जो लैंग्वेज के रूल्स हैं और जो सिमेंटिक सपोर्ट है, मतलब लैंग्वेज की कैपेबिलिटी, वो सीधे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से मैच करते हैं, जैसे क्लासेस, इंटरफेसेस, इनहेरिटेंस वगैरह। सोर्स ये भी मेंशन करता है कि C++ प्रोग्रामर्स के लिए C# सीखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और उन्हें शायद C# में पैटर्न्स का इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा क्लीन लगेगा। क्लीनर क्यों? हाँ, शायद C# के कुछ फीचर्स की वजह से, जैसे ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है, बेहतर टाइप सिस्टम है, इससे मेमोरी मैनेजमेंट जैसी चीज़ों की चिंता कम हो जाती है। ओके, इंटरेस्टिंग। चलिए अब कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स देखते हैं। सोर्स सबसे पहले सिंगलटन पैटर्न की बात करता है। ये क्या है और कब यूज होता है? सिंगलटन का पर्पस बहुत सीधा है। ये पक्का करना कि किसी क्लास का पूरी एप्लीकेशन में सिर्फ एक और केवल एक ही इंस्टेंस बने और उस अकेले इंस्टेंस को एक्सेस करने का एक ग्लोबल तरीका हो। सोचिए जैसे किसी ऐप में लॉगिंग सर्विस है या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है। आप चाहेंगे कि इनका एक ही इंस्टेंस हो पूरी ऐप में,
मल्टीपल इंस्टेंस होंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है, रिसोर्स वेस्टेज हो सकता है। अच्छा, तो इसे लागू कैसे करते हैं और सिर्फ एक इंस्टेंस क्यों जरूरी है? लागू करने का तरीका ये है कि क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसे प्राइवेट बना देते हैं ताकि कोई बाहर से न्यू करके ऑब्जेक्ट ना बना पाए। फिर क्लास के अंदर ही एक स्टैटिक मेथड या प्रॉपर्टी होती है जो या तो उस अकेले इंस्टेंस को रिटर्न करती है या अगर वो अभी तक बना नहीं है तो पहले बनाती है फिर रिटर्न करती है। फायदे, पहला तो ये कि गलती से भी एक से ज़्यादा इंस्टेंस नहीं बनते। दूसरा, इंस्टेंस तभी बनता है जब उसकी ज़रूरत हो। इसे लेजी इंस्टेंशिएशन कहते हैं। इससे ऐप का स्टार्टअप टाइम इंप्रूव हो सकता है। और हाँ, C# में रन टाइम खुद मेमोरी मैनेज करता है गार्बेज कलेक्शन से, तो डेवलपर को मैनुअल मेमोरी क्लीनअप की चिंता कम होती है, जो C++ जैसी लैंग्वेजेस के मुकाबले इसे थोड़ा सिंपल बनाता है। समझ गई, सिंगलटन मतलब एक अकेला। ठीक है। अगला पैटर्न है स्ट्रैटेजी। इसके नाम से तो लग रहा है कि ये किसी काम को करने की अलग-अलग स्ट्रैटेजीज या तरीकों से जुड़ा है। हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। स्ट्रैटेजी पैटर्न तब बहुत यूजफुल होता है जब किसी टास्क को करने के कई अलग-अलग तरीके या एल्गोरिदम्स हों और हम चाहें कि क्लाइंट कोड को बिना बदले रन टाइम पर इनमें से कोई एक तरीका चुना जा सके। ये चॉइस यूजर इनपुट पे या डेटा टाइप पे या सिस्टम एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर सकती है। सोर्स कुछ उदाहरण देता है, जैसे फाइल आईओ या फिर फाइल डाउनलोड करनी है तो प्रोटोकॉल FTP होगा या HTTP, ये URL पे डिपेंड करेगा। क्लाइंट को तो बस फाइल चाहिए, वो कैसे आ रही है यानी कौन सी स्ट्रैटेजी यूज हो रही है, इससे उसे मतलब नहीं होना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग है। तो ये काम कैसे करता है फिर? क्लाइंट को इन अलग-अलग तरीकों की डिटेल्स जानने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? देखिए, ये अच्छे डिज़ाइन का कमाल है। सोर्स प्राइम नंबर टेस्टिंग का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें चेक करना है कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं, और इसके कई एल्गोरिदम्स हैं, कुछ फास्ट हैं, कुछ एक्यूरेट। स्ट्रैटेजी पैटर्न में हम क्या करते हैं, पहले एक इंटरफेस डिफाइन करते हैं। मान लीजिए आई प्राइमैलिटी टेस्ट, जिसमें एक मेथड है इज प्राइम नो। फिर हर अलग एल्गोरिदम को एक अलग क्लास में डालते हैं और ये सभी क्लासेस आई प्राइमैलिटी टेस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हैं। अब जो क्लाइंट कोड है वो सीधे किसी स्पेसिफिक एल्गोरिदम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं रखता, बल्कि वो आई प्राइमैलिटी टाइप का रेफरेंस रखता है। रन टाइम पर उसे सही एल्गोरिदम वाली क्लास का ऑब्जेक्ट इस इंटरफेस के थ्रू मिलता है, तो क्लाइंट कोड एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन से डीकपल हो जाता है। उसे अंदर की कहानी जानने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब हम रन टाइम पे एल्गोरिदम बदल सकते हैं क्लाइंट कोड को बिना टच किए। जैसे यूजर ने सेटिंग में फास्ट मोड चुना तो एक स्ट्रैटेजी, एक्यूरेट मोड चुना तो दूसरी। बिल्कुल, यही तो फायदा है। इससे सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल और एक्सटेंसिबल बनता है। कल को कोई नया बेहतर एल्गोरिदम आया तो बस एक नई क्लास बनाओ जो आई प्राइमैलिटी टेस्ट इंप्लीमेंट करे और उसे सिस्टम में प्लग इन कर दो। क्लाइंट कोड को छेड़ने की जरूरत ही नहीं, और इससे क्लाइंट कोड में बहुत सारे इफ एल्स या स्विच केस लिखने से बच जाते हैं। कोड क्लीन रहता है, मैनेज करना आसान होता है। कमाल है। ठीक है, अब आते हैं डेकोरेटर पैटर्न पर। डेकोरेटर जैसे किसी चीज को डेकोरेट करना, सजाना, इसका क्या पर्पस है? हाँ, डेकोरेटर का काम बिल्कुल यही है, किसी ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी को डायनामिकली मतलब रन टाइम पर बढ़ाना, और वो भी बिना उसके ओरिजिनल क्लास के कोड को बदले और क्लाइंट को पता चले बिना। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बेसिक फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है, अब आप चाहते हैं कि इसमें बफरिंग भी ऐड हो जाए, फिर इंक्रिप्शन भी ऐड हो जाए, तो आप बफर्ड स्ट्रीम डेकोरेटर से रैप करेंगे, फिर उसे एन्क्रिप्टेड स्ट्रीम डेकोरेटर से। क्लाइंट अभी भी स्ट्रीम इंटरफेस से ही बात करेगा। सोर्स फाइल ट्रांसफर क्लास फाइल ट्रांसफर का उदाहरण देता है। मान लीजिए क्लाइंट चाहता है कि हर ट्रांसफर से पहले एक्सेस चेक हो और बाद में लॉगिंग हो। तो हम ये लॉगिंग या एक्सेस चेक जैसी नई चीजें मौजूदा क्लास को बिना बदले कैसे जोड़ते हैं? सब क्लासिंग से तो बहुत सारी क्लासेस बन जाएंगी, राइट? एग्जैक्टली, सब क्लासिंग से क्लास एक्सप्लोजन हो सकता है। यही डेकोरेटर काम आता है। हम एक या ज्यादा डेकोरेटर क्लासेस बनाते हैं। ये डेकोरेटर क्लासेस भी उसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हैं जिसे ओरिजिनल क्लास करती है, जैसे आई फाइल ट्रांसफर। हर डेकोरेटर अपने अंदर उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखता है जिससे वो डेकोरेट कर रहा है। जब क्लाइंट डेकोरेटर पर मेथड कॉल करता है, जैसे अपलोड, तो डेकोरेटर पहले अपना काम करता है, जैसे एक्सेस चेक, फिर वो कॉल को अंदर वाले ऑब्जेक्ट को पास कर देता है और शायद उसके बाद भी कुछ काम करता है, जैसे लॉगिंग। क्लाइंट को पता ही नहीं चलता कि वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से बात कर रहा है या डेकोरेटर्स की लेयर्स से। अच्छा, तो मतलब हम रन टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी लगानी है। चाहे तो सिर्फ लॉगिंग लगा दें या लॉगिंग और एक्सेस चेक दोनों। हाँ बिल्कुल, ये डायनामिक और ट्रांसपेरेंट तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड या रिमूव करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सब क्लासिंग से कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल है ये, खासकर जब कई सारी फंक्शनैलिटीज को अलग अलग कॉम्बिनेशन में लगाना हो। ये तो वाकई पावरफुल है। अगला पैटर्न है कॉम्पोजिट।
कॉम्पोजिट मतलब मिला जुला, ये किस बारे में है? कॉम्पोजिट पैटर्न तब काम आता है जब हमें इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, जिन्हें लीफ कह सकते हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप्स या कलेक्शंस, जिन्हें कॉम्पोजिट कह सकते हैं, को एक जैसा ट्रीट करना हो, यूनिफॉर्मली। सोर्स फाइल सिस्टम का उदाहरण देता है। फोल्डर कॉम्पोजिट के अंदर फाइल्स लीफ भी होती है और सब फोल्डर्स कॉम्पोजिट भी। हम चाहते हैं कि फोल्डर पर डिलीट वैसे ही कॉल करें जैसे फाइल पर, और अंदर सब कुछ डिलीट हो जाए। या ड्राइंग ऐप है, एक ड्राइंग कॉम्पोजिट में लाइंस, सर्कल्स, लीफ भी हो सकते हैं, और दूसरी ड्राइंग्स कॉम्पोजिट भी। हम पूरी ड्राइंग को एक ही ड्रॉ कमांड से बनाना चाहते हैं। इसमें खास क्या है? ये एक जैसा ट्रीटमेंट कैसे होता है? लीफ और कंपोजिट को एक ही तरह से कैसे देखते हैं? हाँ, यही इसका की आइडिया है। एक कॉमन इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास डिफाइन की जाती है जो सबके लिए कॉमन ऑपरेशंस जैसे ड्रॉ, डिलीट डिक्लेयर करती है। सोर्स के उदाहरण में मान लीजिए एक शेप इंटरफेस है जिसमें ड्रॉ मेथड है। सिंपल ऑब्जेक्ट्स लीफ जैसे लाइन, सर्कल इसे सीधे इंप्लीमेंट करते हैं। कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट्स जैसे ड्राइंग क्लास, जो अपने अंदर शेप ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट रखती है, भी इसी शेप इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं। जब ड्राइंग ऑब्जेक्ट पर ड्रॉ कॉल होता है तो वो अपनी लिस्ट के हर शेप पर, चाहे वो लाइन हो या कोई और ड्राइंग, बारी बारी से ड्रॉ कॉल कर देता है। तो क्लाइंट को चिंता करने की जरूरत नहीं कि वो एक सिंगल एलिमेंट से डील कर रहा है या पूरे ग्रुप से। वो दोनों पर एक ही मेथड कॉल कर सकता है। बिल्कुल सही कहा। क्लाइंट बस किसी भी शेप ऑब्जेक्ट पे ड्रॉ कॉल करता है। इससे क्लाइंट का लॉजिक बहुत सिंपल हो जाता है। उसे लीफ और कंपोजिट के लिए अलग अलग कोड नहीं लिखना पड़ता। ये ट्री जैसी हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स बनाने में मदद करता है और कोड रीयूज को भी बढ़ाता है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं आखिरी पैटर्न पे, स्टेट पैटर्न। ये फाइनाइट स्टेट मशीन्स जैसा कुछ लग रहा है ना, जैसे ट्रैफिक लाइट की स्टेट्स या वेंडिंग मशीन। हाँ, बिल्कुल। स्टेट पैटर्न फाइनाइट स्टेट मशीन एफएसएम को डिजाइन करने का एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका है। इसका मेन फायदा है एक्सटेंसिबिलिटी और हर स्टेट के बिहेवियर को उसी की क्लास में लोकलाइज करना। सोडा वेंडिंग मशीन का उदाहरण देता है। मशीन की कई स्टेट्स हो सकती हैं, नो कॉइन स्टेट, हैज कॉइन स्टेट, सोल्ड स्टेट, एम्प्टी स्टेट। हर स्टेट में मशीन का बिहेवियर अलग होता है। जैसे नो कॉइन स्टेट में सोडा बटन दबाने से कुछ नहीं होगा, पर हैज कॉइन स्टेट में दबाने से सोडा मिलेगा और स्टेट बदलेगी। ट्रेडिशनल तरीके से FESM बनाने में तो बड़े बड़े स्विच स्टेटमेंट या टेबल्स यूज होते हैं। ये स्टेट पैटर्न उनसे कैसे बेहतर है? स्टेट पैटर्न इस प्रॉब्लम को OOD से सॉल्व करता है। हर पॉसिबल स्टेट के लिए एक अलग क्लास बनती है, जैसे नो पॉइंट स्टेट, हैज कॉइन स्टेट। ये सभी स्टेट क्लासेस एक कॉमन इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसे आई वेंडिंग मशीन स्टेट से इनहेरिट करती हैं। इस इंटरफेस में मशीन के सारे ऑपरेशंस जैसे इंसर्ट कॉइन, प्रेस बटन डिफाइन होते हैं। हर स्टेट क्लास इन मेथड्स को अपने तरीके से इंप्लीमेंट करती है। मतलब उस स्टेट में क्या होगा और अगली स्टेट कौन सी होगी, ये लॉजिक उसी क्लास में होता है। मशीन, जिसे कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, बस ये ट्रैक करती है कि करंटली कौन सा स्टेट ऑब्जेक्ट एक्टिव है, करंट स्टेट। जब कोई इवेंट होता है तो मशीन उसे खुद हैंडल करने की बजाय करंट स्टेट ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल कर देती है, जैसे करंट स्टेट डॉट इंसर्ट कॉइन। रह गया सारा स्टेट स्पेसिफिक लॉजिक अलग अलग स्टेट क्लासेस में बट गया। एग्जैक्टली। इससे मशीन क्लास स्टेट स्पेसिफिक लॉजिक से डीकपल हो जाती है। कल को कोई नई स्टेट ऐड करनी है तो बस एक नई स्टेट क्लास बनाओ और ट्रांजिशन लॉजिक अपडेट करो। मशीन क्लास को शायद छूना भी ना पड़े। इससे वो बड़े बड़े कंडीशनल स्टेटमेंट्स खत्म हो जाते हैं। कोड क्लीन, रीयूजेबल और एक्सटेंसिबल बनता है। तो इन सभी पैटर्न्स, सिंगलटन, स्ट्रैटेजी, डेकोरेटर, कॉम्पोजिट, स्टेट को समझने के बाद निचोड़ क्या है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? देखिए, बॉटम लाइन ये है कि ये डिजाइन पैटर्न्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में बार बार आने वाली कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए ट्राइड एंड टेस्टेड भरोसेमंद सॉल्यूशंस हैं। ये सीधे कोड के स्निपेट्स नहीं हैं, बल्कि कॉन्सेप्ट्स और रिलेशनशिप्स के ब्लूप्रिंट हैं। इनका मेन मकसद है कोड को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाना ताकि चेंजेस आसान हो, एक्सटेंसिबल बनाना ताकि नई फंक्शनैलिटी आसानी से जुड़े, रीयूजेबल बनाना ताकि डुप्लीकेशन कम हो, और मेंटेनेबल बनाना ताकि कोड को समझना और अपडेट करना आसान हो। ये डेवलपर्स के बीच कम्युनिकेशन का भी एक कॉमन वोकैबुलरी बन जाते हैं, और C# जैसी लैंग्वेज अपने OOD फीचर्स के साथ इन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है। शॉर्ट में कहें तो ये बेहतर, ज्यादा रोबस्ट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पावरफुल टूल्स हैं। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि कैसे शुरू में डिजाइन पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देने से, सही स्ट्रक्चर चुनने से बाद में डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में कितनी मेहनत और सिरदर्द बच सकता है। ये सिर्फ कोडिंग नहीं, आर्किटेक्चर की आर्ट है। ये सब सुनकर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। सोर्स में जिन क्लासिक पैटर्न्स की बात हुई वो तो
90s के हैं और ये आर्टिकल 2001 का है। आज जब हम माइक्रो सर्विसेज, क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर, इवेंट ड्रिवन सिस्टम्स जैसे बिल्कुल नए और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पैराडाइम्स देख रहे हैं, तो क्या ये क्लासिक पैटर्न्स आज भी उतनी रेलेवेंट हैं, या ये इवॉल्व हो रहे हैं, या फिर क्या बिल्कुल नए पैटर्न्स आ रहे हैं जो इन मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को एड्रेस करते हैं? ये सोचने के लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आज की दुनिया में कैसे फिट होते हैं या बदल रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है C# और डिजाइन पैटर्न्स पर यह चर्चा आपको जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।